Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to clear out all the back sides exercises of the poem The Road Not Taken. You have been recently explained this poem. So today we will discuss about the exercises that are given back side of this poem. So take out your book and pencil and try to do the exercise. Try to understand them. If you have studied the poem seriously, definitely I think there will not be any problem to do these exercises. It is very easy. It will be very simple, very easy for you to understand and do all the exercises given on the back side of the chapter. Okay, so be ready. First question is MCQ, that means multiple choice based question. You have to tick the correct option. Okay, you have to tick the correct option given here. Okay, the first student, the poet wants to go dash dash the roads. Okay, the poet wants to go dash dash the road. Here the gap is given and four choices are given. First one together, second one both, third one is equally and D similarly. Students, मुझे लगता है यदि आपने पोएम सीरियसली समझी है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ। यानी कवि क्या करता है, दोनों सड़कों पर, दोनों मार्ग, जब वो जंगल में जा रहा होता है तो उसे दो रास्ते मिलते हैं और वो दोनों ही रास्ते उसे अच्छे लगते हैं, वो दोनों ही मार्ग में ट्रेवल करना चाहता है, बट बीइंग वन ट्रेवलर ही वाज नॉट एबल टू डू दैट। अकेला यात्री होने की वजह से वो दोनों मार्ग पर नहीं जा सकता था। उसके मन में था कि वो दोनों मार्ग से यात्रा करे, इसलिए यहाँ पर कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट, दैट इज बोथ। सो राइट हियर बोथ। ओके, बी पार्ट इज राइट। यू हैव टू राइट हियर बोथ। यू विल राइट इट बाय यूजिंग ब्लैक पेन और पेंसिल इन बुक. But if this question is asked in exam, you have to write by using black pen and you have to underline this word. Okay. Now next option is the poet looked down as dash as he could. कवि जब उस मार्ग पे खड़ा हो गया तो दोनों मार्गों को देखता है। कहां तक देखता है? जहां तक उसकी नजरें पहुंच सकती है, जहां तक उसको दिखाई देता है उसकी नजरें पहुंचती हैं, वहां तक दोनों मार्ग को खड़े होकर के देखता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? फार, डिस्टेंट, फार अवे, एक्सट्रीम। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन सही होगा। एज फार अवे एज ही कुड सी, जितनी दूर देख सकता था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। दैट मीन्स यू हैव टू राइट फार अवे. ओके, फार अवे मतलब जितनी दूर तक देख सकता था, जहां तक उसकी नजरें जा सकती थी वहां तक उसने देखा. ओके, तो आपको यहां पे लिखना है फार अवे. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड सेंटेंस, वन ऑफ देम रोड इज नॉट सो डैश डैश. उनमें से दो सड़कें थी, उनमें से एक सड़क कैसी नहीं थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुड, सुपेरियर, फाइन, डिसेंट. तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको मैंने बताया था, उसे लगा कि जैसे एक रोड ज्यादा अच्छी है, एक उतनी अच्छी नहीं है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, दैट मीन्स गुड. ओके, सो यू विल हैव टू राइट हियर गुड. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Now see fourth question. The paths are about the same. यानी मार्ग कैसे थे? सेम, एक जैसे. एक दिन उसको सुबह जब ट्रेवलिंग कर रहा था तो उसे लगा कि दोनों ही सड़कें एक जैसी हैं. एंड द फॉलिंग डैश डैश ऑन बोथ लुक प्रेटी फ्रेश.
क्या देखता है कि जो उन मार्ग पर पत्तियां पड़ी हुई थी या घास उगी हुई थी ना, वो कैसी दिख रही थी, मतलब बहुत सुंदर दिख रही थी, उन पर कोई चला हुआ नहीं था, ताजी दिख रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके कौन से हैं? ट्रीज, लीव्स, फ्रूट्स, ग्रासेस। तो यहाँ पे क्या होगा? लीव्स, फॉलिंग लीव्स, मतलब वहां पर जो पत्तियां गिरी हुई थी वो एक जैसी ही दिख रही थी। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, द स्पीकर ऑन हाउ, द स्पीकर dash dash on how he plans to take the road that he didn't take another day. The speaker क्या करता है? सोचता रहता है कि how he plans to take the road that he didn't take another day. सोचता रहता है कि वो इस दूसरी सड़क पर भी कभी भविष्य में यात्रा करेगा या नहीं करेगा। उसे संदेह होता है कि जो ये दूसरी मतलब सड़क है या दूसरा मार्ग है वो भविष्य में इस पर यात्रा करेगा या नहीं कर पाएगा, उसे डाउट होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो सोचता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इको, एक्सपोज, रिफ्लेक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिफ्लेक्स, सोचता रहता है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स, सोचता रहता है, मन में विचार करता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक मल्टीपल चॉइसेस हैव बीन क्लियर्ड आउट टू यू. आई थिंक देयर मस्ट नॉट हैव बीन एनी डाउट. नाउ स्टूडेंट्स, सी एक्सरसाइज नंबर बी, ट्रू और फॉल्स. Here you have to write in the blank true or false. If the sentence is correct, you have to write true. If the sentence is false, then you have to write false. Okay. First one, the poet has come to a fork in a path in the woods. कह रहे कभी जंगल में एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जहां पर ये मार्ग दो भागों में डिवाइड हो जाता था. तो आपने पोएम पढ़ी है, ये करेक्ट है. तो इसमें आपको क्या लिखना है? ट्रू. ओके, राइट हियर ट्रू. नाउ सी सेकेंड वन, द पोएट लुक डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टेक्स द अदर पाथ. कवि ने बहुत देर तक सोच विचार किया कि किस मार्ग से हमें जाना चाहिए, किस मार्ग से नहीं जाना चाहिए, और फिर उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो दूसरे मार्ग से जाएगा. तो ये करेक्ट है. उसने पहले वाले मार्ग को कभी भविष्य के लिए छोड़ दिया कि पहले वाले मार्ग में वो भविष्य में कभी यात्रा करेगा. तो दिस इज आल्सो ट्रू. राइट हियर ट्रू. Okay, now see second, that means third sentence. Let us discuss third sentence. The poet was very excited to go on the first path. कवि पहले वाले मार्ग पर जाने को लेकर के बहुत एक्साइटेड था. नो, आपने पढ़ा है सेकेंड मार्ग पर, क्योंकि उसे लगा कि इस मार्ग पर कम लोग चले हैं. पहले मार्ग पर उसने सोचा कि कभी भविष्य में आएगा. तो ये आपका रॉन्ग है. यू हैव टू राइट फॉल्स. Okay. Now see second, fourth number sentence. In fourth number, the speaker realizes that his hopes. कवि को ये एहसास होता है that क्या एहसास होता है? That his hopes to come back and try the other path may be foolish. क्या एहसास होता है कि भविष्य में वो दूसरे मार्ग पर, जो एक मार्ग उसने छोड़ दिया है, उससे वो यात्रा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये डाउटफुल है. तो ये सही बात है. उसे संदेह था कि भविष्य में जिस मार्ग को वो छोड़ के जा रहा है, क्या उस पर वो वापस यात्रा कर भी पाएगा. तो उसे संदेह था. हमारे जीवन में भी ऐसा होता है. अगर हमने एक चॉइस चूज कर ली तो बाद में फिर केवल पछताना ही होता है. हम लाइफ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ट्रू. Okay, right here true. Now see sentence number 5. The poet was sure. कवि को पूरा विश्वास था that he would go on the first road. क्या विश्वास था? कि वो पहले वाले मार्ग पर यात्रा करेगा some other day, मतलब कभी भविष्य में. क्या विश्वास था? बिल्कुल भी मैंने बताया नहीं. उसे संदेह था. You have to write here false.
Okay, students. So you have done exercise number A and B. A and B part are done. Now I am going to explain you exercise number E. Okay, exercise C and D will be provided you as written work in PDF or booklet. Okay, so let us try to do exercise number sentence making. Exercise number E part. Make sentences of the following. Okay, students, these are the words that are given here. First one, traveler. You know, traveler means yatri. Traveler means yatri. A person who travels. Okay, a person who goes on a journey is called a traveler. Okay, someone who goes on journey or travels to somewhere. So you have to make sentences by using these words. This is not necessary that whatever I am telling you to write the same sentence, but you have to make sentences of your own choice. Okay, so don't worry about it. You have to use these words in your own simple language. Okay, so I am telling you here just like an example. Traveler. Okay, right here travelers means yatri. The traveler, for example, the traveler was hungry and tired. यात्री भूखा था और थका भी था. Okay, this is one sentence. For example, there can be so many sentences. Next one, difference means antar. Okay, the things are different in shape, quality, and so many other things. Nothing is similar in this world. So difference, antar. Okay, तो sentence use कर सकते हैं. What is the difference what is the difference between these two books? इन दो पुस्तकों में अंतर क्या है? ओके, प्लीज टेल मी द डिफरेंस इन दीज टू ड्रेसेस. एनी एग्जाम्पल कैन बी गिवन बाय यू. ओके, नाउ पुट हियर क्वेश्चन मार्क. नाउ नेक्स्ट वन, voyages means sea travel. When somebody travel by sea route in a ship, it is known as voyages. समुद्री यात्रा. ओके, he, for example, he has undertaken many voyages till now. अब तक उसने बहुत सारी समुद्री यात्राएं की हैं. You can make the sentence of your choice. It is not necessary that whatever I have written, you will write the same. No. Whatever you think simple, you can make, but grammatically it should be correct. Now next one, tarnished. Tarnished means किसी की छवि खराब करना, किसी चीज को खराब कर देना. To make something less bright or shine. Okay? To make something less bright or shine. किसी चीज को कम चमकदार करना, उसको धुंधला कर देना, छवि खराब कर देना. जैसे कि मेटल्स होती है, कुछ समय बाद उनकी छवि धुंधली हो जाती है ना, डल पड़ जाती है ना. ओके, तो यू कैन राइट हियर द सेंटेंस लाइक द ब्रास वर्क नीड्स. द ब्रास वर्क needs polishing as
इट इज टार्निश्ड। ब्रास वर्क में पॉलिश कराने की जरूरत है क्योंकि ये टार्निश्ड हो चुका है, ये धुंधला पड़ चुका है, इसकी जो मतलब साइन थी वो डल हो चुकी है। रिनोन्ड मीन्स फेमस। यू कैन राइट हियर he or some other word as a subject. Your friend was a renowned person, very famous person. Renowned means well known, popular. Your friend was a renowned person. Vikramaditya was renowned for his justice. Vikramaditya was renowned for his justice. Now mysterious. So it was a mysterious plant. Okay. Mysterious means looking full of secret. Mysterious means रहस्यमय. Something which is not clear, which is full of many secret. जो बहुत रहस्यों से भरा हुआ है. It was a mysterious plant. Okay, student. Thank you for attending today's class. Now next day I will explain you exercise number F, G, H. Okay, I will explain you exercise F, G, H. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको यानी 6 हिंदी मीडियम पंचमा पाठा यूयम मधुमक्षिका इस्थ का लास्ट संकेत एक बार फिर पढ़ा रही हूं। ये संकेत है यूयम से लेकर के सी दामह तक। यूयम से लेकर के सी दामह। तो देखें बच्चों, शब्दार्थ आप याद ही कर चुके होंगे, आप पिछले संकेत पढ़ चुके हैं और इसके साथ साथ आपने संदर्भ भी लिख लिया होगा। संदर्भ आपको स्टार्टिंग में बस एक बार ही लिखना है। संकेत देखें, यूयम से लेकर के सीदामा तक। यूयम कदा हसिष्य, तुम सब कब हंसोगे। ये ऋट लकार है बच्चों, गा गी गे आता है जी। तुम सब कब हंसोगे। यदा वयम प्रहसनम पठिष्यामा, जब हम चुटकुला सुनेंगे, पढ़ेंगे। पठिष्यामा पढ़ेंगे। जब हम चुटकुला पढ़ेंगे, तदा हसिष्यामा, तब हंसेंगे। यूयम कदा सीधा, तुम सब कब बैठते हो। यदा वयम पठामा, जब हम पढ़ते हैं। तदा वयम आसने सीदामा, तब हम आसन पर बैठते हैं या कुर्सी पर बैठते हैं। फिर से देखें, तुम सब कब हंसोगे। जब हम चुटकुला पढ़ेंगे तब हंसेंगे। तुम सब कब बैठते हो। जब हम पढ़ते हैं तब हम आसन पर बैठते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यूयम मधुमक्षिका इस्थ पाठ का अर्थ आज पूर्ण हो गया है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आपको अनुप्रयोगा कराएंगे। अनुप्रयोगा यानी एक्सरसाइज जिसे आप बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है, मधुमक्षिका किम कुर्वन्ति। मधुमक्खियां क्या करती हैं। तो आपका उत्तर होगा, मधुमक्षिका मकरंद संचयम मधु निर्माणम चा कुर्वन्ति। मधुमक्खियां पराग एकत्र करती हैं और शहद बनाती हैं, ये इसका मतलब है। यूयम कुत्र क्रीडथा, तुम सब कहाँ खेलते हो। वयम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडामः, हम सब खेल के मैदान में खेलते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हो गया है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लिख रही हूं, ध्यान से देखें।
खेलन समये कति भागे क्रीडकाः वितरन्ति? कति भागे क्रीडकाः वितरन्ति? अर्थात इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि बैडमिंटन खेलने के समय कितने भाग में खिलाड़ी बंटते हैं? तो आपका उत्तर होगा बैडमिंटन खेलन समय द्वे भागे क्रीडकाः वितरन्ति। द्वे भागे क्रीडकाः वितरन्ति। क्या बच्चों? अगला है ग्रामीणः कुत्र वसन्ति, यानी ग्रामीण कहाँ रहते हैं? ग्रामीणः कुत्र वसन्ति। तो आपका उत्तर होगा ग्रामीणः ग्रामे वसन्ति, गांव में रहते हैं। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये है घारण पर। अब लास्ट देखिए, यूयं कुत्र गमिष्यत्? यूयं कुत्र गमिष्यत्? तुम सब कहाँ जाओगे? तो वयम इंद्रप्रस्थम गमिष्यामः। इंद्रप्रस्थम गमिष्यामः, ये आंसर होगा बच्चों। ठीक है, फिर से सुने। बैडमिंटन खेलन समये कति भागे क्रीडकाः वितरन्ति? बैडमिंटन खेलन समये द्वे भागे क्रीडकाः वितरन्ति। ग्रामीणाः कुत्र वसन्ति? ग्रामीण कहाँ रहते हैं? ग्रामीणाः ग्रामे वसन्ति, ग्रामीण गांव में रहते हैं। यूयं कुत्र गमिष्यत्? तुम सब कहाँ जाओगे? वयम इंद्रप्रस्थम गमिष्यामः, हम सब इंद्रप्रस्थ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी प्रश्नोत्तर है उन्हें आप पहले हिंदी में समझ लें, ठीक है, फिर संस्कृत में याद करें। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 2 आपको कराते हैं। अगली एक्सरसाइज है बच्चों, कोष्ठक से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है आपकी लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें पहला है, पहले देखिए इसके का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, तो इसमें करता है यूयम, इसके साथ क्रिया आएगी वसत। कोष्ठक में लिखा है वससी और वसत। ठीक है, ये दो क्रियाएं लिखी हैं। तो यूयम चूंकि मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है ये वसत, ये करेक्ट होगी। समझ में? ऐसे ही यूयम या करेक्ट वर्ड आएगा गमिष्यत्। कैसे? इसमें भी देखिए दो ऑप्शन है, गमिष्यसि और गमिष्यत्।
तो यहाँ भी वही है, यूयम उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए मध्यम पुरुष बहुवचन की ये क्रिया गमिष्य सही होगी। अगला है यूयम भयम न, यूयम भयम न कुरुथु। ठीक है, ये आएगा रिक्त स्थान में। इसमें भी दो ऑप्शन आपकी बुक में दिए हैं, कुरुथा और कुरुथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है वयम राजघाटम, वयम राजघाटम, यहां पर आएगा गच्छामः। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं गच्छामि और गच्छामः, तो ये गच्छामा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर है लास्ट यूयम कुत्र, गमिष्यथ आएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन गमिष्यथ। और ऑप्शन दिए हैं आगमिष्यसि, ऑप्शन में है आगमिष्यसि और गमिष्यथ, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगमिष्यस मीन्स आओगे। ठीक है, गमिष्यथ जाओगे, और यूयम के साथ गमिष्यथ बहुवचन की क्रिया है, इसलिए बच्चों यूयम पुत्र गमिष्यथ जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ये आपका रिवीजन वर्क है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जितनी मैंने कराई एक तरह से ये आपका रिवीजन वर्क है। इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, प्रश्नोत्तर याद करें। ठीक है, शब्दार्थ याद करें, और अपनी जो पुस्तक है आपकी संस्कृत सुगंधा, इसके जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उनका बहुत अच्छी तरह से अर्थ आपको पढ़ना है। बच्चों, जो गद्यांश पद्यांश जो भी है उसका अनुवाद लिखने को आता है, हिंदी अनुवाद, यानी आपको डिटो वर्ड बाय वर्ड आपको शब्दों का हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, सुने, और फिर खुद से जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ भी भेजी जाती है, जहां आपको प्रॉब्लम हो आप उससे देख सकते हैं। लेकिन अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से करते रहिए बच्चों। समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है आपको, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो है वो तपस्या का जीवन होता है। इसलिए इस वाक्य को अक्षरशः सही साबित करें और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में चैप्टर 5 सजीव एवं निर्जीव का अध्ययन करेंगे। तो सजीव एवं निर्जीव, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं एक ही स्थान पर स्थिर रहती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करती हैं। कुछ वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है तथा कुछ वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वस्तुएं प्रजनन करती हैं और अपने समान छोटे बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं न तो प्रजनन करती हैं और न ही अपने समान बच्चों को जन्म देती हैं। तो आप देखते हैं, तो हमारे पास पदार्थ हो गए दो प्रकार के, सजीव एवं निर्जीव। तो सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं जो भोजन करती हैं, वृद्धि करती हैं, सांस लेती हैं,
प्रजनन करती हैं तथा अंत में मर जाती हैं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सजीव हैं। नंबर 2, निर्जीव। वे वस्तुएं जिनमें सजीवों के समान कोई क्रिया नहीं होती है निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पुस्तक, मेज, साइकिल, कार आदि। अब सजीवों के लक्षण। सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? सजीवों के लक्षण। सजीवों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे वृद्धि। नंबर 1, वृद्धि। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। सजीवों का विकास कोशिका में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, यानी सेल डिवीजन के द्वारा एक कोशिका से फिर 2 कोशिकाएं और 2 से 4 इस प्रकार से कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। यदि एक बीज को हम मिट्टी में डाल देते हैं तो वह अंकुरित हो जाता है। छोटे पौधे भी बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा बढ़ते बढ़ते मनुष्य, वयस्क तथा एक दिन प्रौढ़ हो जाता है। नंबर 2, निश्चित आकार। नंबर 2, निश्चित आकार। सजीवों का आकार निश्चित होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, पक्षी या पेड़ पौधे आदि। तो इन सब की पहचान भी उनके आकार के अनुसार की जा सकती है। नंबर 3, जीवन चक्र। नंबर 3, जीवन चक्र। सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ये सभी अपना जीवन काल एक कोशिका से आरंभ करते हैं। एक कोशिकीय जीवधारियों में कोशिका की संख्या असंख्य एक होती है एवं बहुकोशिकीय जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या असंख्य होती है। जैसे मनुष्य में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, या वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीव भी अपना जीवन काल एक कोशिका से ही आरंभ करते हैं। जैसे मनुष्य में जीवन एक कोशिका से आरंभ होता है, जो विकास कर शिशु में परिवर्तित हो जाता है, और शिशु विकास कर युवा तथा अंत में वृद्धि आकर के प्रौढ़ बन जाता है। नंबर 4 है गति। नंबर 4, गति। प्रत्येक जीवधारी एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है, और गति करने का कारण होता है कि वो अपने लिए भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है। भोजन, प्रजनन आदि के लिए ये आवश्यक गुण है। इनको पूरा करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है। जंतु भोजन तथा आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये गतिविधियां उनकी शत्रुओं से सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करती हैं। पौधों में ये घटनाएं नहीं होती हैं। ये प्रकाश तथा बहु उद्दीपनों की ओर गति करते हैं, यानी जीवित चीजें प्रकाश की ओर गति करती हैं। नंबर 5, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया। सभी जीवधारी जीवन को चलाने के लिए श्वसन क्रिया करते हैं।
श्वसन क्रिया सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे बिना श्वसन के जीवित नहीं रह सकते हैं। जंतु और मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए प्रत्येक जीवधारी श्वसन क्रिया करता है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। मनुष्य द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश कर भोजन में मिल जाती है और उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। नंबर 6, सजीवों की उद्दीपन के प्रति संवेदना। नंबर 6, उद्दीपन के प्रति संवेदना। सभी सजीव वस्तुएं बाह्य उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं। ये उद्दीपन स्पर्श, जल, प्रकाश आदि या ध्वनि आदि हैं। इन सभी के प्रति की जाने वाली प्रक्रिया को ही उद्दीपन कहते हैं। नंबर अगला है 7, प्रजनन। प्रत्येक जीवधारी अपने वंश को चलाने के लिए एक विशेष क्रिया करता है, या सभी जंतुओं में, पौधों में अपने ही समान जंतु अथवा पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को ही हम प्रजनन कहते हैं। नंबर 8, पोषण। पोषण जीवन को चलाने के लिए खाद्य पदार्थों की भी बहुत आवश्यकता होती है। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन उन्हें वृद्धि करने में, जीवित रहने में तथा विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी है, या वृद्धि करने के लिए, गति करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पौधे, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पौधे जंतुओं पर नहीं बल्कि प्रकृति पर, यानी सेल्फ डिपेंड होते हैं वो। तो इस प्रकार से सजीवों के लक्षण हो गए। सजीवों के लक्षण अब एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर 1, वृद्धि। प्रत्येक सजीव वृद्धि करता है। नंबर 2, निश्चित आकार। प्रत्येक सजीव का एक निश्चित आकार होता है जिसके द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। नंबर 3 है जीवन चक्र। सजीवों का जीवन चक्र निश्चित होता है और वो अपने जीवन चक्र को पूरा कई चरणों में पूरा करते हैं। जैसे मनुष्य में नवजात शिशु से फिर वयस्क से फिर वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। फिर गति, सजीवों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे पोषण, प्रजनन आदि के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है। श्वसन क्रिया, प्रत्येक जीवधारी को अपना जीवन चलाने के लिए ऑक्सीजन की विशेष आवश्यकता होती है, तो वो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्वसन क्रिया करता है। उद्दीपन के प्रति संवेदना। उद्दीपन का मतलब है प्रकाश की ओर या ध्वनि की ओर आकर्षण, इसे ही उद्दीपन कहते हैं। अब प्रजनन, प्रत्येक जीवधारी को अपनी संतति को चलाने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। पोषण, प्रत्येक जीवधारी अपने शरीर के विकास के लिए पोषण करता है। तो बच्चों, सजीवों के कुछ लक्षण इस प्रकार
आपने अध्ययन किए। और इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।